हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारे चैनल पर सीटेट 2020 के लिए साइंस सीरीज चल रही है। हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी सारी साइंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एनसीईआरटी के टॉपिक्स। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सजीव एवं उनका परिवेश। इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, बेसिकली मतलब सजीव से आप सभी लोग फैमिलियर हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और उनमें क्या क्या अडेप्शन होते हैं उन एनवायरनमेंट में रहने की वजह से। चलिए, मैं बेसिकली आपको हाईलाइटेड नोट्स से आज पढ़ा रही हूँ और हिंदी में पढ़ा रही हूँ, बिकॉज कुछ बच्चों की ये मैसेज करके उन्होंने मुझे बताया कि उनको हिंदी में नोट्स चाहिए, तो एक कोशिश कर लेते हैं। साथ ही में कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इंग्लिश में बोलूँगी, ताकि इंग्लिश के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहला पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे वृक्ष कहाँ मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। वो मिलते हैं आपको पहाड़ी जगह पर, ठीक है। और राजस्थान में मिलते हैं आपको नागफनी, ठीक है। और समुद्र तट पर मिलती है आपको कैजुरायना वृक्ष की कतार। और ये कहाँ पर मिलती है, किसके समुद्र तट पर मिलती है? पुरी, पुरी एक जगह है, तो पुरी के समुद्र तट पर मिलती है कैजुरायना के वृक्ष की कतार। बस तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा इससे कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं अब हम अगला टॉपिक हमारा। देखिए, अब हमको डिस्कस ये करना है कि जो हमारे सजीव होते हैं, अगर वो आपके स्थल पे भी रहते हैं, मतलब ज़मीन पे भी रहते हैं, और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, आपको पता है वो लवणीय जल में रहते हैं। लवणीय जल बिकॉज सॉल्टेड वाटर होता है समुद्र का, तो वो सांस लेने के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ये पूछा जाता है कि मछली कौन सी ऑक्सीजन का यूज़ करती है, तो जल में विलेय ऑक्सीजन का। जबकि मरुस्थल की अगर आप बात करें, मरुस्थल में जल काफ़ी कम मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, वो लेते हैं वायु की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। सिर्फ मरुस्थल की बात नहीं करते हम, कोई भी स्थल हो वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं या सजीव रहते हैं वो हमेशा वातावरण की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया डिस्कस। देखिए, मैं हाईलाइटेड नोट्स इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस हम वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस है तो हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऊँट के बारे में, कि ऊँट रेगिस्तान में रहता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब पूछा आपसे क्वेश्चन ये जाएगा कि रेगिस्तान में रहने वाला ऊँट, उसमें क्या क्या ऐसे अडेप्शन होते हैं जो रेगिस्तान में रहने के लिए उसको परफेक्ट बनाते हैं, मतलब किस तरीके से क्या क्या अनुकूलन उसमें होते हैं। देखिए, ऊँट के पैर लंबे होते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा क्यों लंबे होते हैं, तो इस वजह से जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, ठीक है। सेकंड, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, मूत्र उत्सर्जन की मात्रा उसमें काफ़ी कम होती है। मूत्र उत्सर्जन क्या हुआ, अब यूरिनेशन एक तरीके से, और उसका मल शुष्क होता है, मतलब उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। और जो ऊँट होते हैं उनको पसीना भी नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके जल से जो उनके बॉडी से पानी बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होता है, ठीक है। इसी वजह से जल के बिना वो काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत सारी तरीके से ऊँट से बन सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे मछलियों के बारे में, कि मछलियाँ जो पानी में रहती हैं उनमें क्या क्या अडेप्शन होते हैं, उनमें किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि वो पानी में आसानी से रह सके। क्वेश्चंस इससे भी सीटेट में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, मछलियों को देख लेते हैं अब। देखिए, मछलियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रीम्ड लाइन होता है, ठीक है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है, मतलब जल के अंदर आसानी से वो घूम सकते हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है और धारा रेखीय होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो मछली का शरीर होता है वो चिकनी शल्कों से ढका हुआ होता है। शल्क एक तरीके से स्केल बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो कुछ चिकने मतलब काफ़ी ग्लॉसी स्केल्स होते हैं। इसका क्यों स्केल होते हैं, तो ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जो बॉडी है स्ट्रीमलाइंड होती है उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो अच्छे से मूव कर सकती है पानी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी पे जो शल्क होते हैं या स्केल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, उनका क्या क्या फ़ायदा होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मछली को वो एक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। दूसरा, इसकी वजह से अच्छे से मूवमेंट हो सकता है मछली का पानी के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि मछली के
पंख एवं पूंछ जो है वो चपटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, पंख और पूंछ चपटी होती है। इसका क्या फ़ायदे हैं? तो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में उनको क्या मिलता है? मदद मिलती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। मछली के गिल या क्लोम होते हैं मछली में, जिससे वह जल में सांस लेती है, ये तो सभी को पता है। तो आप ये देखिए कि मछली में भी डिफरेंट तरह की संरचनाएं ऐसी हो गई जिससे वो उसका वातावरण के साथ अडेप्शन हो गया, वो पानी के अंदर अच्छे से रह पाई। और ऊँट रेगिस्तान में अच्छे से रह पाया बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट में है, तो ऊँट ने उसकी बॉडी ने उस तरीके से अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब यही हमको पढ़ना है कि ये अनुकूलन होता क्या है, अडेप्टेशन क्या होता है, कैसे एक जो जानवर है या व्यक्ति है वो कैसे अडेप्ट करता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि सजीवों की सभी किस्मों में ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें जिसमें वो प्राय पाए जाते हैं। जैसे आपने अभी मछली का केस देखा या आपने रेगिस्तान में रहने वाले ऊंट का केस देखा। तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उनके परिवेश में रहने के लिए योग्य बनाती हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि अडेप्टेशन होता क्या है? तो जो सजीव होते हैं उनके बॉडी में कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, उनका कुछ ऐसा नेचर होता है जिनकी उपस्थिति के कारण वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। जैसे मछली है, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, इस वजह से वो पानी के अंदर रह सकती है। हम जैसा व्यक्ति पानी के अंदर नहीं रह सकता। ऊँट सर्वाइव करता है रेगिस्तान में बिकॉज ऊँट के अंदर जो है लंबे पैर होते हैं, वो पानी का उसमें लॉस नहीं होता है। एक सिंपल सा जानवर इतनी गर्मी में नहीं वहाँ रह सकता, तो ऊँट ने उस तरीके से अडेप्ट करा है, तो इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन हर एनवायरनमेंट के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप पहाड़ पे जाओ तो पहाड़ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, उनमें बिल्कुल डिफरेंट तरीके की संरचनाएं आपको मिलेगी। अब देखते हैं आवास क्या होता है। आवास से तो आप सभी लोग फैमिलियर हैं, जिसको इंग्लिश में हैबिटेट कहा जाता है। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको आवास कहते हैं, ये तो सबको पता है, तो ऐसा कुछ बहुत डिस्कस करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। अब देखिए आवास बेसिकली दो तरीके के इसने कैटेगराइज करे हैं, जलीय आवास और स्थलीय आवास। ठीक है, देखिए जलीय आवास ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जल होगा तो वो कौन कौन से होते हैं? दलदल होता है आपका, झील है, नदियाँ, समुद्र, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, आपको पता ही है। स्थलीय आवास में सब कुछ आ जाता है, आपके मरुस्थल आ जाते हैं, घास के मैदान आ जाते हैं, वन आते हैं, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आते हैं। ये कुछ स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। तो अगर पूछ ले कि स्थलीय आवास के क्या उदाहरण हैं या जलीय आवास के क्या उदाहरण हैं, तो आप आसानी से दे सकते हैं। इतनी समझ में तो आप सभी को है बिकॉज आप सब लोग अल्टीमेटली साइंस ग्रेजुएट हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली बात है नहीं। अब पॉइंट ये है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। मतलब आवास के जैव घटक कौन से होते हैं, आवास के अजैव घटक कौन से होते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट एंड ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं किसी जगह के, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उस जगह रहने वाले सभी जीव, अब वो जीव में पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं जिसमें जीवन है, वो सारे के सारे जैव घटक कहलाते हैं या बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और ए बायोटिक कंपोनेंट या अजैव घटक में वो सारी चीज़ें आती हैं उस आवास की जिसमें जीवन नहीं है, मतलब जो निर्जीव हैं। अब वो कौन सी रहेगी? ऑब्वियसली चट्टान रहेगा, मिट्टी रहेगी, वायु है, जल है, ये सब होती हैं। इन सब से मिलकर के तो आवास बना हुआ है। तो इन सबको क्या बोलोगे आप? अजैव घटक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और ये आप जब इकोसिस्टम पढ़ेंगे ना, तो इकोसिस्टम में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स यही होते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैव घटक और अजैव घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से, ये तो नहीं आपको पढ़ाना है, चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखिए हम जैसे इंसान होते हैं ना, हम लोग अगर, मैं सपोज करो एक प्लेन जगह पर रह रही हूँ, प्लेन सिटी में रह रही हूँ, मतलब हम कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पहाड़ नहीं है, और सडनली हमको बोला जाए कि अब आप लोग जा कर के पहाड़ में रहो। तो शुरुआत में हमें पहाड़ में रहने पर कुछ दिक्कतें आएंगी, हो सकता है हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है सांस लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी वहाँ के वातावरण के साथ अडेप्टेशन कर लेगी और हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह के जो अनुकूलन होते हैं उनको हम पर्याय अनुकूलन कहते हैं।
अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्याय अनुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्ष में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं, ये ध्यान रखना आप। जब हम बात अनुकूलन की करते हैं तो अनुकूलन वह चीज़ होती है जो आप सालों में देखते हैं, हजारों सालों में एक व्यक्ति में अनुकूलन होता है, तब वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, वो एक अलग चीज़ है। और पर्याय अनुकूलन मतलब छोटे छोटे कम समय में होने वाले परिवर्तन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप प्लेन से अगर आप ऊँचे चले जाते हैं, जैसे लद्दाख में अगर आप रहने चले जाते हैं, तो आपको इनिशियली हो सकता है वहाँ पर दिक्कत हो, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप वहाँ के वातावरण के साथ ढल जाएंगे, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसको हम बोलते हैं पर्याय अनुकूलन, छोटे छोटे समय में होने वाले शरीर में कुछ परिवर्तन। चलिए जी, अगला हम देख लेते हैं, अनुकूलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अनुकूलन अल्प समय में नहीं होता, ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इसमें से कौन सा अनुकूलन अल्प समय में होता है, तो वो होता है पर्याय अनुकूलन। और जो एक्चुअली अनुकूलन होता है, अडेप्टेशन होता है, वो अनुकूलन जो है छोटे टाइम में नहीं होता है, उसके लिए हजारों साल लग जाते हैं। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के साथ अनुकूलित कर लेते हैं। देखिए, आज से 1000 साल के बाद अगर आप आने वाली जनरेशन की या आने वाले समय की कल्पना करो, तो हो सकता है वहाँ के जलवायु में बहुत परिवर्तन आ जाए। अजैव घटकों की मैं बात कर रही हूँ, मिट्टी में परिवर्तन आ जाए, पानी में परिवर्तन आ जाए, बहुत सी चीज़ें में परिवर्तन आ सकता है। तो उस वक्त जो सजीव होंगे, जो उस परिवर्तन को झेल गए, वो जिंदा रहेंगे, और जो उस परिवर्तन को नहीं झेल पाए वो मर जाएंगे। तो ये आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अनुकूलन इसमें जो है अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों साल अनुकूलन में लगते हैं। और अनुकूलन में वही व्यक्ति सफल होगा जो अनुकूलन के हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें देख लेते हैं कि जो मरुस्थल में रहने वाली वनस्पतियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, या फिर जानवर कैसे होते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ऊँट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊँट की भांति लंबे पैर तो नहीं होते, लेकिन वो फिर कैसे वो गर्मी से बच पाते हैं, चूहे या सांप? दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। जबकि अगर आप यही बिल की कल्पना पहाड़ों में करें, तो बिल इतने गहरे नहीं होते जितने गहरे बिल आपके रेगिस्तान में होते हैं चूहों के और सांपों के। बिकॉज जितना आप गहराई के साथ ज़मीन के अंदर जाएंगे, उतने वहाँ पर ठंडक होगी। और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है, तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वनस्पति कैसी मरुस्थल में पाई जाती है, तो ये सबको पता होना चाहिए। आप कैक्टस देखिए, कैक्टस बेसिकली क्या है, एक नागफनी जिसको हम बोलते हैं, वो मरुस्थल में पाने जाने वाला पौधा है। तो आपने देखा कि मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं या होती हैं बहुत छोटी। उसका एक रीज़न है। या फिर कुछ पौधों में पत्तियाँ जो है शूल मतलब कांटे या स्पाइन का फॉर्म भी ले लेती हैं। बिकॉज इससे होता क्या है, जितनी चौड़ी पत्ती होगी उससे उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का निकास होगा। जितनी छोटी पत्ती होगी, या अगर कांटे के आकार में पत्ती है तो उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, तो उससे पानी जल्दी से नहीं उड़ेगा। इस वजह से जो मरुस्थल होता है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं उनमें पत्तियाँ या तो होती ही नहीं है, या तो बहुत छोटी होती हैं, या फिर पत्तियाँ जो है कांटों की फॉर्म में होती है। रीज़न बिकॉज जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इसकी वजह से उसमें काफ़ी कमी आती है। तो ये आपको रीज़न ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि पत्तियाँ छोटी क्यों होती है या नहीं होती, या कांटे के आकार की पत्तियाँ क्यों होती है? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। देखिए, सेकंड पॉइंट है कि नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह बेसिकली इसका तना है, तो ये पूछा जा सकता है। और जो रेगिस्तान के जो वनस्पतियां होती हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है तने के द्वारा। रीज़न ये है कि पत्तियां तो खुली हुई नहीं होती, तो पत्तियों में नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस, इसलिए ग्रीन जो तना होता है उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। ये पूछा गया जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, प्रकाश संश्लेषण, तब हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तने पर एक मोटी मोम की परत ढकी हुई होती है जिससे वाटर लॉस नहीं होता है तने के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए बहुत गहराई तक मिट्टी में चली जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है ताकि आप जल को अच्छे से ले सकें, क्योंकि रेगिस्तान में ऊपर तो जल कहीं मिलता नहीं, गहराई में जल मिलेगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वनस्पति कैसी होती है मरुस्थल की? तो 2-3 पॉइंट है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पत्तियाँ जो है छोटी होती हैं या स्पाइन की फॉर्म में होती है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होता इस वजह से। सेकंड, वाष्पोत्सर्जन जो है वो तने के द्वारा होता है। तना जो है ढका रहता है मोम की परत से जिससे कि वाटर लॉस ना हो, और जड़ें जो हैं काफ़ी गहराई तक पानी
लेने के लिए काफ़ी गहराई तक जाती हैं। चलिए, अब आपने पहाड़ पे अगर आप लोगों ने भ्रमण करा है या फिर कोई लोग हिमाचल से या उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ इस तरह की जो है वनस्पतियाँ देखी होंगी। इनको चीड़ और देवदार के वृक्ष भी कहते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इस तरह के पेड़ होते हैं। अब ऐसे पेड़ क्यों पहाड़ों में मिलते हैं, उसके पीछे भी कोई रीज़न है। मतलब वहाँ की जो पेड़ होते हैं, उन्होंने अपने आप को वैसे अनुकूलित करा है पहाड़ की वातावरण या वायु के हिसाब से। अब देखिए, जो पत्तियां होती है ना वहाँ पर, वो बेसिकली जो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहाड़ की वनस्पतियां होती हैं, पेड़ होते हैं, वो शंकुआकार होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक डायग्राम बताया और दिखाया, ऊपर आप देख पा रहे हो, शंकुआकार है वनस्पति पहाड़ की। अब क्या रीज़न है, क्या फ़ायदे हैं, देखिए वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इनकी शाखाएं कुछ तिरछी होती हैं। देखिए, तिरछी होने का मतलब, जब शंकुआकार है तो शाखाएं तो ऑब्वियसली तिरछी होंगी। मतलब अगर इस पर बर्फ़ गिरेगी तो वो उस पर स्टेबल ना होकर के पिघल जाएगी, नीचे की तरफ फिसल जाएगी बर्फ़। और पहाड़ में बहुत मात्रा में बर्फ़ गिरती है। देखिए, इसमें से कुछ पत्तों की पत्तियां सुई के आकार की भी होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। बिकॉज पहाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो पत्तियों पे बर्फ़ ना जमा हो, इसकी वजह से पौधे की जो स्ट्रक्चर है वो शंकुआकार होते हैं या पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति के वृक्ष भी मिल सकते हैं। पृथ्वी पर पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी कर सकते हैं। अब वहाँ के जो जंतु होते हैं उनको हम देख लेते हैं। जो पहाड़ के जंतु होते हैं, जैसे कि याक वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या अडेप्टेशन पाए जाते हैं। देखिए, त्वचा मोटी होती है जो ठंड की वजह से उनका बचाव करती है, ये आपको ध्यान रखना है जो पहाड़ पे जो जंतु होते हैं उनके लिए। और शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। याक बेसिकली पहाड़ों में मिलता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। ठीक है, यह बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर होते हैं जो उसको ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जैसे बोला आपको कि अनुकूलन जो होता है, अडेप्टेशन है, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है वहाँ के जीव जंतुओं में। तो आप देख पा रहे हो चित्र में, याक जो है वो पूरा शरीर इसका बालों से ढका हुआ है ताकि इसके शरीर को गर्मी मिल सके। और ये हम देख पा रहे हैं नंबर सी पर, पहाड़ी बकरी। तो इसके जो खुर होते हैं वो एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंड होते हैं, जिसकी वजह से वो ढालदार चट्टानों के ऊपर चल सकती है। और कैसे खुर होते हैं वह देख लेते हैं। मजबूत खुर होते हैं इसके, ठीक है। और अगर आप वहाँ के शेर वगैरह की बात करें, तेंदुए की बात करें, देखिए पहाड़ी तेंदुआ तो पूरा शरीर इसका फरों से ढका हुआ है, जिससे वो आसानी से जो है बर्फ़ में चल पाए। तो ये पूछे जाते हैं क्या क्या अनुकूलन होते हैं। अब देखिए, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। घास में रहने वाले जो जंतु होते हैं उसमें क्या क्या अनुकूलन है। अगर आप शेर की बात करें तो शेर जंगल में रहता है, तो उसको भी आप घास या वन स्थल आप ले सकते हो। तो शेर में बेसिकली क्या है कि जो शेर है वो लगभग मटमैले रंग का होता है, तो वो इसलिए उसका जो ये रंग है मटमैला रंग, उसको सूखे घासों के पीछे छिपने में मदद करता है। और जो है शेर में जो पैर होते हैं उसके बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से भाग सकता है। शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, नखर मतलब नाखून, जिन्हें वह पाद अंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। मतलब अपने नाखूनों को पैरों की अंगुलियों के अंदर छिपा सकता है, और जिसकी वजह से जब उसको शिकार करना होता है तो तब वो अपने पैर के नाखूनों को आगे निकालता है। उसका मटमैला रंग होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से घास में छिप सकता है। रही बात, अगर हम बात हिरन की करें, तो हिरन भी घास में रहता है। अब देखिए ना, हिरन में एक बार में पूछा जाता है हिरन के बारे में, जो हिरन की आंखें होती है वो हमेशा लेटरली सिचुएटेड होती है, मतलब पार्श्व में उसकी आंखें होती हैं, साइड में आंखें होती हैं। इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि ये चारों तरफ देख पाता है। जबकि अगर आप शेर की बात करें तो शेर की आंखें आपने देखी, ये बिल्कुल सीधी हैं, जबकि हिरन की आंखें जो है साइड में होती हैं। देखिए, पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए हिरन के दांत मजबूत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके। इसकी वजह से उसके शरीर के पार्श्व में दोनों ओर आंखें होती हैं, जिससे वो चारों तरफ देख पाता है, और जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो उससे मतलब बच सकता है एक तरीके से। और हिरन की तेज गति उसको शिकारी से दूर भगाने में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं कुछ जलीय आवास की। समुद्र में की हम इसमें बात करें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो समुद्री जंतु होते हैं उनका शरीर धारा रेखीय होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है।
लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं में आमतौर पर शरीर धारा रेखीय नहीं होता। तो आपसे पूछा जा सकता है स्क्विड एंड ऑक्टोपस में स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती है तो फिर वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं समुद्र में। तो वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में रहते हैं चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं, उनमें होता नहीं है, उनको बनाना पड़ता है। और जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल्स होते हैं, वो सब में ही होते हैं। ये तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्टोपस स्क्विड जो है वो तलहटी में रहते हैं, मतलब जो समुद्र होता है उसके बिल्कुल नीचे, ताकि उनको ज़्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े। और जब इनको मूवमेंट करनी होती है तो बॉडी को उसको स्ट्रीमलाइन बनाना होता है। चलिए, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल्स नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन एवं व्हेल में गिल नहीं होते हैं, कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें गिल्स नहीं होते हैं। तो डॉल्फिन एंड व्हेल। तो फिर वो सांस कैसे लेते हैं, तो ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। जो इसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं डॉल्फिन और व्हेल में, वो सिर के ऊपर होते हैं और उनके द्वारा यह सांस लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉल्फिन एंड व्हेल ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक फिश हैं, लेकिन इनमें जो है गिल्स नहीं मिलते, तो सांस लिया जाता है नासा द्वारों के द्वारा। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। डॉल्फिन एंड व्हेल पूछा जा सकता है आपसे सीटेट में डॉल्फिन एंड व्हेल के बारे में। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पानी भर जाता है नाक के अंदर, बिकॉज जो नाक श्वसन छिद्र हैं या नासा छिद्र हैं, नास द्वार हैं, वो जल के अंदर रहते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। इसकी वजह से वो समुद्र की सतह पर बार बार आके अपने बॉडी से जल बाहर निकालते रहते हैं नाक के द्वारा, एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तालाब एवं झील की अब बात डिस्कस करें हम तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि तालाब और झील में जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी होती है, या फिर जो पानी में जो आपकी वेजिटेशन मिलती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, उनमें क्या क्या अडेप्टेशन होता है। देखिए, पानी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए होते हैं। आप देख लीजिए चित्र में, कुछ पौधे होते हैं जो पूरी तरीके से डूबे हुए नहीं होते हैं। अब देखिए, इसमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी पर स्थिर रहती हैं। जो जड़ें होती हैं पानी वाले पौधे में वो ज़्यादा गहरी नहीं होती है, सिर्फ बहुत ही छोटी छोटी जड़ें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गहरी इसलिए नहीं होती है बिकॉज वो उनको जो है गहरी इसलिए नहीं होती बिकॉज उनको ज़्यादा आपकी क्या क्या कहते हैं तलहटी में जमाए रखने का काम होता है। बेसिकली गहराई का ज़्यादा इसमें काम नहीं है, बिकॉज खनिज लवण और क्या कहते हैं आपका जो भी न्यूट्रिशन है जो जड़ लेती है, अगर हम बात करें स्थल के पौधों में तो वहाँ जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। वो इसी वजह से बिकॉज वो खनिज लवण ताकि आसानी से ले सके। लेकिन जो पौधे एक्वेटिक होते हैं उनमें जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना है, सिर्फ इसी वजह से। इनमें पौधा लंबा होता है, तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की अ, सतह के बाहर प्लवन करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनका तना कैसा होता है, तो उनका तना होता है लंबा, खोखला एवं हल्का। चलिए जी, कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए होते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह से होती हैं, यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता है। तो पूछा जा सकता है कि जो पानी के अंदर पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों में क्या विशेषताएं होती है, तो उनकी पत्तियां संकरी होती हैं, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, और पतले रिबन की तरह से होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, कई जगह बहुत ब्रांच होती हैं ताकि उनके बीच से पानी बह करके चले जाए और पौधे को कोई नुकसान ना हो। चलिए अब मेंढक के बारे में कुछ पढ़ें जरा। मेंढक जो हमारा है वो पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मेंढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं। पीछे के जो पैर होते हैं जो उसे छलांग लगाने में मदद करते हैं, शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। तो पूछा जाएगा कि शिकार को पकड़ने में कौन सहायता करता है, आगे वाले पैर की पीछे वाले पैर, तो पीछे वाले पैर। इसमें पीछे वाले पैर में जाल युक्त उंगलियां होती हैं जो उसको पानी के अंदर तैरने में सहायता करती हैं। तो पूछा जा सकता है कि मेंढक पानी में क्यों तैर पाता है, ताकि क्योंकि उसके जो पीछे वाले पैर होते हैं उनमें उंगलियां जो है होती हैं वो जाल युक्त होती है, नेट लाइक होती
हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमको क्या डिस्कस करना है इसमें। हाँ, जो हमारे पौधे होते हैं बेसिकली सजीव होते हैं, उनमें कुछ विशेषताएं उनकी देख लेते हैं। पहली चीज़ की जो सजीव होते हैं उनको भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ये कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको सभी को पता है। सभी पौधों में वृद्धि होती है, ये भी आप लोग जानते हैं। और सभी पौधे श्वसन करते हैं, लेकिन अब श्वसन कैसे कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए, हर जीव जंतु सजीव होते हैं, उनमें श्वसन के तरीके डिफरेंट होते हैं। केंचुआ जो है वो त्वचा से श्वसन करता है, मछली गिल से करती है, हम लोग अपने नाक के द्वारा श्वसन करते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे भी श्वसन करते हैं, उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन वो सेल के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। तो पौधे जो हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सुबह के समय पे ही होता है, लेकिन श्वसन उसमें दिन और रात दोनों टाइम चलता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। पत्तियों में जो श्वसन होता है बेसिकली सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पौधे जो होते हैं वो भी वायुमंडल के द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है उसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ये काम होता है रंध्रों के द्वारा। ठीक है, जिनको स्ट्रोमेटा भी कहा जाता है। चलिए, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात होती है, निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मतलब जब आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलती है तो वो ऑक्सीजन काफ़ी अमाउंट में लगती है, जबकि श्वसन में पौधे जब जो ऑक्सीजन को लेते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में ली जाती है। बस यही कुछ डिस्कस करना था, आई थिंक यही सब कुछ है इसमें। हाँ, उत्सर्जन के बारे में भी आप देख लेते हैं। पौधे में उत्सर्जन होता है, मतलब एक्सक्रीशन होता है, ये आप सभी को पता है। उत्सर्जन के बारे में तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। हाँ, पौधों में भी उत्सर्जन होता है, सेल के द्वारा पौधे उत्सर्जित होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो सजीव हमारे होते हैं ना, सजीव में हमेशा स्टिमुलस होता है। सजीव हमेशा जो है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जैसे हमारा पैर अगर एक गर्म लकड़ी पर पड़ गया तो हम एकदम से अपनी पैर उठा लेंगे, तो वो होता है आपका अनुकूलन। या फिर अगर आप बात करें कि हम जब तेज़ रोशनी से आते हैं तो ऑटोमेटिकली तेज़ रोशनी देख करके हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो वो एक तरीके का उद्दीपन है। तो हर सजीव हो, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे हो, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक हाँ, चैप्टर इज़ फिनिश्ड, यही डिस्कस करना था बस आपके बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते रहना। वीडियो कैसी लगी आपको बताना, और किस तरह के क्वेश्चंस क्या कुछ इस चैनल से चाहते हैं आप, वो सभी आपको बताते रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है साइंस की, इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस भी हम करवा रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। चलिए जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।